तो बच्चों पिछले क्लास में हमने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्लानो फिजिक्स पॉइंट पर। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो पिछले वीडियो में आप लोग सीख चुके होंगे कि कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। जितने भी तरह का आपने कांस्टेंट देखा होगा उसका डायमेंशन आज हम लोग फाइंड करने सीखेंगे कि वो सब का एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, सबका अभी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस देखने वाले हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज आर यूनिक। मतलब कोई भी डायमेंशन अगर हम कर रहे हैं तो उसका किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर निकाल रहे हैं तो वो यूनिक होता है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, तो सबसे पहले फार्मूला याद रखना होगा बच्चों। जितना भी फार्मूला है ना कोई भी कांस्टेंट का, तो फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला को लिख लेंगे। जैसे फोर्स इक्वल टू हम सभी लोग जानते होंगे, एफ इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन अगर आप पढ़े हैं तो जानते होंगे कि कोई भी चीज को अर्थ जो है अपने और इसी फोर्स से खींचती है, एफ इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो हमको जी का फाइंड करना है, इसी को तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1m2। m1m2 क्या है, मास है, r क्या है, लेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, ये तो रिपेल करता नहीं है। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो अब देखिए बच्चों, फोर्स का क्या होता है, फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए इंटू आर स्क्वायर बाई m1m2। ठीक है, तो देखिए मास का क्या हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस टू, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। उसके बाद रेडियस r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाई m1m2 क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। तो इसको लिखिए अच्छे से, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो m का पावर क्या हो जाएगा -1, l का पावर 3, t का पावर -2। इसी तरह बच्चों जो अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला E इक्वल टू एच एफ, ये लाइट से रिलेटेड होता है। यहाँ E जो है वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं, तो उसका एनर्जी बताता है ये। H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो H हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, क्योंकि H ही प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E बाई एफ। अब यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन याद कीजिए, क्या होता है, क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन, mL2T-2। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों 1/T, 1/T यानी T का पावर -1, ऊपर जाएगा तो +1 रहेगा, यानी क्या हो जाएगा mL2T -2 + 1, तो -1। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं ना, ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन। और अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए
कि डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या होगा बच्चों, 1 to -1, 1 to -1 होगा, क्योंकि बता चुके हैं डायमेंशन आर द पावर्स। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, पावर्स होता है, तो हमको पावर देखना है इसका। तो m का 1, l का 2, t का -1, 1 to -1 डायमेंशन हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें पूछ दिया जाए डायमेंशन तो क्या हो जाएगा, -1, 3, -2। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बता चुके हैं हम पहले कि पहला जो होता है m होता है, सेकेंड l होता है, थर्ड t होता है। कोई भी डायमेंशन लिखेंगे तो सबसे पहले m, फिर l, फिर t। बाकी अगर दूसरा कुछ आएगा तो उसको हम देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है, जैसे सिस्टम पढ़ाए हैं हम 4 तरह का, ठीक है, उसके अलावा भी अगर किसी और सिस्टम में हम खुद से भी सिस्टम बना के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक ना। और अगर किसी सिस्टम में जैसे MKS को हमको CGS में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे करेंगे, FPS में करना हो, SI में करना हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। तो देखिए, तो अभी तक जैसा हम लोग पढ़े हैं बच्चों, NU क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी पे ये बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। NU मतलब यूनिट, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कि 2 यूनिट है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2। अब देखिए यहाँ पे n तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, तो 5, 10, 20 इसी तरह का कुछ रहेगा, मतलब नंबर रहेगा। तो बात करेंगे हम U1 U2 का, मतलब 2 यूनिट रहेगा हमारा। तो मान लीजिए U1 इक्वल टू M1 L1 T1, और पावर हो जाएगा इन लोग का, सपोज कर लेते हैं ABC। उसी तरह U2 ले लीजिए, M2 L2 T2, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर भी मान लेते हैं ABC। ठीक है, मतलब कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जिसका की डायमेंशन दिया हुआ है ABC। उसी तरह दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जिसका डायमेंशन भी ABC है, MLT के फॉर्म में तो लिखना ही है, ये तो जान ही रहे हैं। ठीक है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 M1 A L1 B T1 C बाई M2 A L2 B T2 C इक्वल टू N1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 बाई M2 का पावर A L1 बाई L2 का पावर B, और T1 बाई T2 का पावर C। कोई दिक्कत। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम आगे कन्वर्शन सीखने वाले हैं बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान देना है आपको कि M1 L1 T1 और M2 L2 T2 ये सारा जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हम M1 L1 T1 ये जो U1 है इसको हम जान रहे हैं, इसको हमको फाइंड करना है, ये हम मान लीजिए नहीं जान रहे हैं।
U2 नहीं जान रहे हैं, हमको U1 मालूम है, तो U1 से कंपैरिजन करके U2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्सन ऑफ न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, न्यूटन हमको मालूम है, डाइन नहीं मालूम है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फॉर्मूला है हमारे पास N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। अब देखिए बच्चों, तो न्यूटन के बारे में तो हमको मालूम है, न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। न्यूटन का वैल्यू क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m मास लेंथ, l t का पावर -2 ml t -2। ठीक है, तो अब इसको फिट करेंगे यहाँ। अब SI यूनिट है, तो SI यूनिट में मास का क्या होता है? SI यूनिट में मास ग्राम में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में आप लोग भी जानते होंगे, M1 क्या हो जाएगा? केजी, किलोग्राम होता है SI यूनिट मास का, और नीचे क्या हो जाएगा? ग्राम। पावर कितना है? 1 है। उसी तरह लेंथ का क्या हो जाएगा? लेंथ का भी पावर 1 है। SI यूनिट में हो जाएगा मीटर, और दूसरे सिस्टम में मान लीजिए सेंटीमीटर है। अब तीसरा क्या है? टाइम। तो इसका भी पावर 1 है, लेंथ का देखिए पावर 1 है ना, और टाइम का पावर क्या है? -2 है। तो -2 लगा दिए। T1 मतलब S बाई S सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू 1 kg 10 का पावर 3 G बाई G। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100, यानी 10 का पावर 2 मीटर बाई, सॉरी सेंटीमीटर बाई। देखिए यहाँ N2 इक्वल टू 1 kg, देखिए kg था तो kg मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, G का G, और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा बच्चों? S बाई S का पावर -2, S बाई S का पावर -2। तो देखिए N2 इक्वल टू क्या हो गया? 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन होगा बच्चों। आप लोग जानते होंगे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला से हम इसको कन्वर्ट कर दिए ना, एक यूनिट या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। समझ में आया? और इसमें जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि N1 जो है नोन क्वांटिटी रहेगा, N1 M1 L1 T1, और सेकेंड जो है वो अननोन रहेगा। तो हमको नोन को अननोन के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर के बाद इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखते हैं कि CgS to MkS कन्वर्सन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम CgS से MkS में कन्वर्सन कर देंगे अभी। तो देखिए बच्चों, CgS सिस्टम में द वैल्यू ऑफ G इन CgS, वैल्यू ऑफ G इन CgS आप लोग को बता चुके हैं ना कि एक जो है नोन रहेगा, दूसरा अननोन रहेगा। 6.67 इंटू 10 का पावर -8। और डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग जस्ट निकाले हैं इसका, M-1 L3T-2। ठीक है, तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? N2 इक्वल टू N1
N1 का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। N1 M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C। तो देखिए N1 का वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले तो 6.67 इंटू 10 का पावर -8। इसके बाद देखिए M1 क्या हो जाएगा, G ग्राम है दिया हुआ है, तो G/kg, क्योंकि MKS CGS को MKS में कन्वर्ट करना है, तो MKS में देखिए मास का क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो G/kg, पावर क्या हो जाएगा इसका, ऊपर जाएगा तो -1। उसी तरह L1/L2, तो यहाँ देखिए क्या है, cm, सेंटीमीटर बाई, इस MKS में क्या है, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर। पावर कितना है बच्चों, देखिए 3 पावर 3। उसी तरह टाइम क्या कहाँ है, टाइम का क्या है, AC², तो इसमें भी टाइम का सेकेंड है, इसमें भी टाइम का सेकेंड ही है, तो S/S का स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो -2। अब देखिए बच्चों 6.67 इंटू 10 का पावर -8 G/kg में कितना, 10 का पावर 3 G -1। उसी तरह सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ही रहेगा, और मीटर का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। इसका पावर क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर सेम रहेगा S/S पावर -2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 6.67 इंटू 10 का पावर -11। ये हो गया, देखिए ये हो गया CGS में वैल्यू, और ये हो गया 10 का पावर -11 MKS में। 10 का पावर 2 है, क्यूब होगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -6 होगा, और ये 10 का पावर 3 है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 का पावर -6 और 10 का पावर +3, यही हो रहा है ना। देखिए 10 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6, ये नीचे है 10 का पावर 3 माइनस, तो मतलब 10 का पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3, तो -6 + 3 -3, तो -3 -8 -11, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और दिया हुआ है लेंथ का यूनिट क्या है 5 सेंटीमीटर, और मास का यूनिट क्या है 20 ग्राम। मतलब मास का यूनिट जो आप जानते हैं ना कि 1 kg होता है, लेंथ का यूनिट 1 मीटर होता है, ठीक है। तो उससे कम कर दिया गया है लेंथ और मास को। ये हमारा यूनिट है जो अभी तक हम मास का यूनिट क्या पढ़ते आ रहे हैं, मास इक्वल टू kg, kg मतलब 1 kg ही ना। अब यहाँ 1 की जगह 20 ग्राम आ गया है। और उसी तरह लेंथ का यूनिट हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर या मीटर पढ़ते आ रहे होंगे, तो मीटर के पहले 1 तो रहता ही है ना, तो 1 मीटर, 1 मीटर मतलब क्या, लेंथ का यूनिट 1 मीटर, तो 1 मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं 5 सेंटीमीटर में। मतलब लेंथ का जो नया यूनिट हो गया 5 सेंटीमीटर, और मास का जो हो गया वो 20 ग्राम का हो गया बच्चों। तो उस यूनिट में आपको डेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। तो लेट न्यू यूनिट फॉर लेंथ इक्वल टू क्या मान लेंगे LA, और मास का सपोज मान लिए हम MA, लामा, लेंथ का LA, मास का MA, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 LA,
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 LA। उसी तरह 20 ग्राम इक्वल टू 1 MA, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/20 MA होगा ना। अब देखिए हमको डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घनत्व तो किसी भी चीज का। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे हम 8 ग्राम, तो 1 ग्राम का वैल्यू पुट कर दीजिए 8 गुने 1/20 बाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है 1/5 का क्यूब। देखिए अब कितना हो जाएगा 8/20 और 1/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 1/5 का क्यूब है। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 5 5 जा 20, 5 2 जा 50 क्या हो जाएगा MA/LA का क्यूब। लेंथ का क्यूब था ना, देखिए लेंथ का क्यूब है ना, और ग्राम है तो मास बाई लेंथ का क्यूब डेंसिटी हो जाएगा। अगर हम कोई नया यूनिट बनाना चाहते हैं जिसमें लेंथ को 5 सेंटीमीटर और मास को 20 ग्राम बेसिक यूनिट रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 MA/LA का क्यूब, जिसका की वैल्यू ओरिजिनल है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। तो आई होप आप लोग को कन्वर्ट करना आ गया होगा कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को क्या बताता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस इतना ही बताता है कि कोई इक्वेशन है जैसे x + y इक्वल टू z + a, ठीक है, तो x का जो डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन y का होगा, वही डायमेंशन z का होगा, वही डायमेंशन a का होगा। मतलब कि जैसे अगर ऐसा भी दे सकता है a इक्वल टू bx + c, ठीक है, तो जो डायमेंशन a का होगा वही डायमेंशन bx का होगा, वही डायमेंशन c का होगा। या c इक्वल टू ma प्लस, यहाँ माइनस कर दीजिए, -yd, तो जो डायमेंशन c का होगा वही डायमेंशन ma का होगा, वही डायमेंशन yd का होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में कितना भी टर्म हो, किसी इक्वेशन में कितना भी टर्म हो, हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अगर एक दूसरे से प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो हर टर्म का डायमेंशन जो है बच्चों सेम होगा, किसी का डायमेंशन अलग नहीं हो सकता है। और अगर अलग हो रहा है मतलब इक्वेशन गलत है आपका। समझ में आया। चलिए, तो जैसे कि बच्चों अगर आपसे पूछ दे F इक्वल टू mv²/r² और mv²/r, दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितना इसका डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन mv²/r² का भी होगा, उतना ही डायमेंशन mv²/r का भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किससे मैच करता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों mL/t-2, ये तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए इन सब चीजों को, ठीक ना, नहीं तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे आप लोग, और कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, हो क्या रहा है। तो देखिए अब mv²/r² का हम लोग निकालते हैं। तो mv² क्या हो गया, m का तो कैपिटल M हो जाएगा मास, वेलोसिटी का क्या होता है
वेलोसिटी होता है बच्चों LT-1 का v स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा बाई r मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, तो देखिए m l स्क्वायर t-2 और फिर l-2, तो l तो 0 हो जाएगा, यानी m l0 t-2 इसके बराबर आया? नहीं आया, मतलब ये वाला रिलेशन सही नहीं है। चलिए दूसरा रिलेशन देखते हैं, एम भी स्क्वायर बाई आर, तो एम मास का एम भी स्क्वायर LT-1 का होल स्क्वायर बाई एल, तो देखिए एम एल स्क्वायर T-2 l-1, एल को ऊपर ले आया तो -1 हो गया, तो एम का एम और L2-1, तो L1 और T-2, ठीक है, ML-T-2, ML-T-2, मतलब ये वाला जो रिलेशन है बच्चों वो सही रिलेशन है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसका रिलेशन जो है वो सही है कि नहीं। LHS, ये LHS मान लीजिए, मानना क्या है ही LHS इक्वल टू RHS अगर नहीं आ रहा है डायमेंशन, मतलब इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इक्वेशन गलत है। एम भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, और एम भी स्क्वायर बाई आर अगर इसके इक्वल आ रहा है फोर्स के तो वो कोई फॉर्मूला होगा, इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायरेक्ट बोलता है कि जितना टर्म है किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन इक्वल ही होगा, जितना इसका डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन इसका होगा। अगर नहीं हो रहा मतलब इक्वेशन गलत है, उसका कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं बच्चों, तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th में इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन पढ़े होंगे, उसमें एक इक्वेशन ले लेते हैं s इक्वल टू ut माइनस हाफ a t स्क्वायर, और s जो होता है वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक तरह का लेंथ होता है। तो s का अगर डायमेंशन का बात करें हम, तो s का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, केवल l, m 0 और t 0, यही होगा ना। तो अब देखते हैं कि ये वाला टर्म l आता है कि नहीं, ये वाला टर्म l आता है कि नहीं, ठीक है। तो ut, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन LT-1, और t यहाँ पे है तो t का पावर 1 + 1, देखिए माइनस, ये क्या है 1/2, एक नंबर है, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए जाके, ठीक है। तो LT-1 t का पावर 1 माइनस 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ए का एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2 और t का स्क्वायर, तो t का पावर 2, तो देखिए l बराबर t-1 और t+1, तो क्या हो जाएगा t का पावर 0, यानी केवल l बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं m0 l t0, उसी तरह माइनस t का पावर -2 t का पावर +2, तो t क्या हो गया 0, यानी इसको भी लिख सकते हैं m0 l t0, देखिए और इसको भी लिख सकते हैं, ये जो लिखे हैं इधर m0 l t0, तो तीनों आया ना इक्वल, देखिए तीनों में केवल लेंथ है, यस लेंथ था। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू इक्वेशन, मतलब डायमेंशन का यूज हम लोग न्यू रिसर्च टूल के रूप में कर सकते हैं नया इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर कोई आदमी ये जानता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्ट कैसे करेगा, उस पर डिपेंडेंट कैसे होगा, ठीक है, तो वो
इंसान जो है दोनों के बीच के रिलेशन को तो बता सकता है ना, और रिलेशन को बताएगा उसके टर्म में बताएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, नया इक्वेशन बना सकते हैं, समझे। जैसे कि एक सिंपल सा एकदम एग्जांपल ले रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू, आप लोग सब जानते होंगे फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हमको डिराइव करना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास पेंडुलम में जो बॉब होता है, तो बॉब का मास ऑफ बॉब इक्वल टू m है, लेंथ इक्वल टू L है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, आप लोग भी जान रहे होंगे। ठीक है, तो मास ऑफ बॉब m, लेंथ L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इतना कुछ हमको पता है। ठीक ना, अब हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपली लिख लेंगे t इक्वल टू k m का पावर x m का पावर x, l का पावर y, g का पावर z मान लिए हम। ठीक है, अब अगर ये जो रिलेशन हम लिए हैं, अगर ये रिलेशन सही है, अगर ये रिलेशन सही है बच्चों, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k क्या है, k है, हम माने हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है, मतलब k जो है एक नंबर के फॉर्म में आएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता ना, उसी तरह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये। तो देखिए अगर ये इक्वेशन सही है, हम जो माने हैं वो सही है, तो क्या होगा, t इक्वल टू, k का डायमेंशन है नहीं तो इसको तो इसी साइड कर देना है, m मास, m का पावर x, लेंथ, l का पावर y, और g मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2 का पावर z। तो सॉल्व कीजिए अब इसको, m x l y, फिर l z और t-2z, यानी कि देखिए t इक्वल टू, t को हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t1, अब इसको देखिए इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं एक साथ, m x l का पावर कितना हो जाएगा, y प्लस जेड, l y प्लस जेड, और t क्या हो जाएगा, -2z। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, तो x इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 0, और -2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -1/2। देखिए अब z का वैल्यू -1/2 है, अब z प्लस y इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, तब तो 1/2 -1/2 इक्वल टू 0 मिलेगा ना, समझ में आया। तो यहां से हमको x y z का वैल्यू मिल गया है अभी तक, आगे देखते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला देखिए, t इक्वल टू k, x का पावर 0 है तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट, x मतलब 0 है तो m का वैल्यू तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो ये तो मालूम होगा कि उसका वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं l, तो l का पावर क्या है,
y, तो y का वैल्यू क्या है 1/2। किसी भी नंबर का y का वैल्यू अगर 1/2 है, जैसे y का पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं √y। ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो गया l। अब देखिए l और g यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना। l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l का पावर 1/2 और g का पावर भी 1/2, दोनों प्लस प्लस में, तो क्या हो जाएगा k √l/g। अब k का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमको क्या मिलेगा 2π, तो t इक्वल टू क्या मिल गया √l/g। ठीक है, तो k का वैल्यू जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हम स्टार्टिंग में लिए थे उसका वैल्यू होता है 2π। तो फॉर्मूला हमको क्या मिल गया t इक्वल टू 2π √l/g। इसी तरह और भी आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिए करने का, अगर डाउट आता है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके बाद लिमिटेशन बुक में पढ़ लीजिएगा, डायमेंशन का ये लास्ट क्लास हुआ। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन आप लोग देख लीजिएगा कि डायमेंशन का लिमिट क्या क्या है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सब का फॉर्मूला हम इसके थ्रू डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और MLT यानी मास लेंथ टाइम के अलावे अगर कोई और क्वांटिटी के फॉर्म में रहेगा कोई भी फॉर्मूला, तो उसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक आप लोग अच्छा से नोट्स बना के रेडी रखिएगा, डाउट रहेगा तो उसको पूछिएगा।